अगर उनको देखिए किस तरीके से कि संघी मानसिकता रखने वाले लोग हैं सरकार के अंदर, उनको मुसलमानों के ऊपर कार्यवाही करने का एक अवसर मिल गया कि भाई ठीक है कर ये धरने देते रहेंगे, हम इनको पकड़ पकड़ के अंदर करते रहेंगे, घर इनके डिमोलिश करते रहेंगे, इनको जिंदगी केस के अंदर गुजार देंगे। हमें पता है हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है। लीगल सेल का मैं इंचार्ज हुआ है MIM दिल्ली का। धरना करने के लिए जो जगह बनी है और जहाँ पर लोग जाकर धरना करते हैं और देश के संविधान को मजबूत करते हैं, एक अपोजिशन एक अपनी आवाज उठाता है, सरकार से एक सवाल करता है, ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस जो है वो अरेस्ट करके ले जाए, डिटेन करके ले जाए या धरना ना होने दे, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये तानाशाही जो है ये करतूत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस को खुद उनके साथ में होना चाहिए था ताकि बाकी असामाजिक तत्व जो है धरने को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने खुद ही वो कृत्य कर दिया जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। सर, आप लीगल काम देखते हैं, कई बार सुनने में आया है कि AIM को जो है परमिशन नहीं मिल पाती, आखिर ऐसा? देखिए, मैं संवैधानिक अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये संविधान ने अधिकार दिया है, लोग चाहे जब उनको देखिए किस तरीके से बहुत ही संयम के साथ रखें। जो अगर साथ में कोई आदमी गलत काम करने की सोच रहा है, कोई पत्थरबाजी, या आप लोगों में दूसरे लोग भी टोपी पहन के आ सकते हैं, ऐसा नहीं, वो लोग भी आ सकते हैं इन प्रोटेस्ट के अंदर। आप लोग जब भी चलें सारे कैमराज ऑन करके चलें, फेसबुक लाइव चला के चलें, और जिस रूट से आप अगर जा रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी छतों पे भी आप दो चार थोड़ी दूर के बाद कैमरामैन खड़े करें मोबाइल लेकर के अपने, तो वो जूम करके ताकि वीडियो ऊपर से बना सके, ताकि पता चल सके कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, पत्थर पहले कहाँ से आ रहे थे, आप देख सकें, गली के माहौल देख सकें कि आगे कौन लोग खड़े हैं और वो क्या तैयारी के साथ खड़े हैं। सलाम आदाब। कल दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट का कॉल था। हालांकि बाद में पुलिस ने मना कर दिया, जिसके बाद उनके कुछ पदाधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस वाले उन लोगों को डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद हिरासत में लेकर उन्हें आज जेल भेज दिया। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मुजीबुर रहमान। कल ये जो दिल्ली के सदर हैं कलीमुल हफीज उनके साथ थे, और वहाँ पर जो कुछ हुआ, पुलिस की तरफ से जो हाथापाई हुई या उनकी तरफ से जो बर्बादता हुई, इन सब पूरे मामले पर बात करेंगे। और इसके अलावा जंतर मंतर जो एक प्रदर्शन की जगह है, वहाँ पर जब अनुमति नहीं मिली है तो आखिर क्या हुआ है कि क्या सिर्फ ज्ञापन को लेकर ही पुलिस वालों ने 30 लोगों को अंदर कर दिया है, पूरा मामला क्या है, क्या अब इस देश में आवाज़ उठाना, प्रदर्शन करना भी संवैधानिक हक नहीं रहा है? सबसे पहला सवाल, कल पूरा मामला क्या था? क्या मजलिस की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई थी वो मानी नहीं गई थी, या क्या हुआ था कल वहाँ पर? देखिए, एप्लीकेशन तो पहले दी थी और उसको रद्द कर दिया था, ये कहते हुए भाई दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते हैं धरना करने की। तो इन लोगों ने ये सोचा फिर क्या धरना नहीं करते हैं, लेकिन जाकर के ज्ञापन दे दें, और ज्ञापन प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, LG को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, इनको ज्ञापन दे दिया जाए। तो वो सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुँचे और बाकी उनके जितने 30 लोग थे उनके साथ, कलीमुल हफीज साहब, और जब वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी जाहिर है कम से कम 50 के करीब वहाँ पर मीडिया मौजूद थी, क्योंकि जब इस तरीके की एक बड़ी पार्टी जो है वो कॉल देती है तो मीडिया भी उसको कवर करना चाहता है। तकरीबन 50 के करीब मीडिया उन्होंने जैसे वहाँ पहुँचे उसको घेर लिया। मैं नहीं था वहाँ पर, ये मैंने न्यूज़ और में से ही देखा और जैसा उन्होंने मुझे बताया और बाकी वीडियोज़ के ज़रिए जो आई सोशल मीडिया पर उससे मुझे पता चला। तो वो मीडिया में अपनी बाइट दे रहे थे, इतने ही बस थोड़ी देर में पुलिस वाले उधर आए और आकर के उनको घसीटते धकेलते करते हुए पकड़ के हर एक को बदतमीजी करते हुए, मैन हैंडलिंग करते हुए सबको वो ले गए थाने में, जबकि वो ज्ञापन देने गए थे। कि ज्ञापन वही कि आप वकील हैं, क्या ज्ञापन देना भी अब इलीगल हो गया कि उनको हिरासत में लेकर उसके बाद जेल भेज दिया गया है? ये अब ये भी नहीं कर सकते इस देश में? देखिए, डेमोक्रेसी में तो इलीगल नहीं है, लेकिन तानाशाही अगर है तो फिर तो जो तानाशाह कह दें, जो महाराज कह दें वही हुक्म हो जाता है और वही सही है। महाराज कह दे रात को रात है तो दिन, रात को दिन कह देंगे तो वो सही है। तो तानाशाही अगर इसको हम मान लें, अनार्की मान लें कि इंडिया में तानाशाही का राज है, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो फिर
ऐसी कार्यवाही के लिए पुलिस के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी बची रह सकती है। कल कई वीडियो में देखा कि ज्ञापन देने ही गए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से तमाम बुरा रवैया रहा, ढकेलते हुए महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, तमाम चीजें जो वीडियो सामने आई। जी बिल्कुल, जब उनको डिटेन किया गया कलीमुल हफीज साहब को और उनके बाकी लोगों को, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं वहाँ पहुँचा। मुझे टाइम लगा पहुँचने में, जब मुझे पता चला। और मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो कुछ मीडिया के साथी थे वहाँ, और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया। उसमें से आपका भी चैनल था, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो आप लोग आकर के मेरी बाइट ले रहे थे और मैं अपनी बता रहा था कि भाई पकड़ा है और अब देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होगी उनकी। यही पूछ रहे थे, जनरल सवाल लोगों का, जर्नलिस्ट का यही था आप लोगों का, कि उनको डिटेन किया है, क्यों डिटेन किया है, कब छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं अभी यहाँ आया हूँ, अब मैं मामले का पता करूंगा, तहकीकात करूंगा, जो भी लीगल कार्यवाही है वो करेंगे, जो लीगल एड उनको हमें देनी है वो देंगे। उस इतने में ही पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं, काफ़ी सारे एडिशनल एसएचओ आता है, एसएचओ खुद आते हैं, डीसीपी खुद खड़ी हुई थी, उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऐसा हुआ। डीसीपी खुद वहाँ पर मौजूद थी मौके पर, डीसीपी एसीपी मौजूद थे, डीसीपी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ऐसा हुआ और मुझे मैन हैंडलिंग की गई। आपने वो वीडियो शायद देखी होगी। आपको भी वहाँ पुलिस वाले आपको भी लेके गए थे? जी, आपने वो वीडियो देखी होगी। जी, मैंने उनसे कहा भाई मैं वकील हूँ, मैं अपने वकील को छुड़ाने आया हूँ, उसको लीगल एड देने आया हूँ, मैं तो वकील हूँ, आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और किस तरीके से मेरे हाथ को मोड़ते हुए, धकेलते हुए, कपड़े पकड़ते हुए आगे पीछे चारों तरफ से। और मैंने कोशिश भी की कि भाई मैं उनको बता पाऊँ एटलीस्ट कि भाई मैं यहाँ एक वकील हूँ और अपने थाने के अंदर जो आपने जिस आदमी को बिठा रखा है मैं उसका वकील हूँ और मैं उसको लीगल एड देने आया हूँ। मैं पुलिस वालों ने नहीं सुनी कुछ, बिल्कुल भी नहीं सुनते रहे और पूरा मुझे थाने के अंदर ले गए। तकरीबन 12:30 बजे के करीब की वो दिन की बात है, कल की। और मुझे बिठा के रखा कि अभी छोड़ेंगे, अभी छोड़ेंगे, अभी छोड़ेंगे, अभी छोड़ेंगे। और रात के 11 बजे जब मैंने चारों तरफ अपना मैसेज किए लोगों को कि मुझे यहाँ बिठा रखा है और उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया मैंने, और मेरे वकील लोग वहाँ पहुँचने शुरू हुए, बाकी मीडिया के भी कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे, तब उसके बाद 11 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा है। क्या मतलब ये पहले से ये साजिश थी, इशारा था कि ऐसा करना है? हाँ बिल्कुल साजिश थी, तभी उस तहत हुआ है। उन्होंने ये सोच लिया था कि जो यहाँ आएगा उसको भी पकड़ेंगे और जो उनको लीगल एड देने आएगा, जो उनका वकील आएगा उसको भी बिठा लेंगे, सबको हम यहाँ बिठा लेंगे और बंदी बना लेंगे। तो वो ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से शायद वो लोकतंत्र को पिंजरे में डाल देंगे, जुडिशियल सिस्टम को पिंजरे में डाल देंगे कि भाई अगर मैं मुवक्किल की, हम जिसको आप अक्यूज बता रहे हैं उसकी अगर हम वकालत कोर्ट में नहीं करेगा तो दूसरा पक्ष कैसे सामने आएगा कि उसने जुर्म किया है कि नहीं किया, क्या जुर्म किया है। तो पूरे इस तरीके से एक वकील को पकड़ना सिर्फ ये मेरे साथ क्राइम नहीं है बल्कि जुडिशियल सिस्टम के साथ क्राइम है, जो सेक्शन 193 के अंदर में और 196 के अंदर में पनिशेबल ऑफेंस है। और दिल्ली पुलिस के ऊपर खुद ही सुओ मोटो लेना चाहिए इस बात के लिए हमारे चीफ जस्टिस को कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक जो है क्रिमिनल रिट जो है वो इनिशिएट करें। किस जुर्म में भेजा गया है, क्या उन पर धारा लगाई गई है? जो देखिए जो 30 लोग हैं इनके लिए आज हमें पूरी रात हमें रुका के रखा वहां पर, हम तकरीबन 3 बजे 1:30 बजे तक वहां रहे और हमें FIR की कॉपी नहीं दी गई। हमें ये नहीं बताया किन सेक्शंस में रखा है, क्यों रखा है, क्या रखा है, कहाँ रखा है, ये भी कुछ नहीं बताया गया। कुछ लोगों से हम मिल पाए, कुछ का हमें पता भी नहीं था कहाँ है। किसी को कोई अरेस्ट मेमो जो बनाते हैं फर्जी तरीके से अरेस्ट मेमो बना दिया कि हाँ जी सबको इन्फॉर्मेशन कर दी गई, हालांकि पुलिस ने किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं की थी। आज जब हम सुबह थाने वहाँ कोर्ट पहुँचते हैं, पटियाला हाउस कोर्ट, तो हमें एक FIR की कॉपी दे दी जाती है कोर्ट के सामने, जिसमें 30 लोगों के नाम होते हैं कि भी 30 लोग हैं, इनके ऊपर FIR है। धाराएं जो लगाई हैं उसके अंदर बाकी तो 144 का उल्लंघन लगाया है, बाकी जो 2 धाराएं लगाई हैं पुलिस के साथ जो है मैन हैंडलिंग की है, उनको हर्ट किया है, उनको असॉल्ट किया उनको, और उनके साथ क्रिमिनल फोर्स उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की है जो 353 और 332 धारा के अंदर आती है। वो दोनों नॉन अवेलेबल। ये सब ज्ञापन देने के टाइम हुआ पूरा? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, आप देख लीजिए ना, 50 वीडियोस मौजूद हैं, खुद के जो है थाने की CCTV मौजूद हैं, वो सबमिट करते हैं ना। हमने आज कोर्ट में यही कहा कि अगर ऐसा इन्होंने किया है कुछ भी वहां पर, तो आप जो CCTV फुटेज है वो क्यों नहीं सबमिट करते हैं। आप यहाँ पर MLC तो ले आए आप 4 पुलिस वालों को कि हमें मारा, जब पूछा गया आपसे कहाँ मारा, कहते नहीं वो इंटरनल इंजरी है इसलिए दिखाई नहीं देगी। चारों की इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं आई। भीड़ भजड़ी में तो एक्सटर्नल आती है, इंटरनल तो नहीं आती है। दूसरी चीज 30 आदमी थे, 30 के ऊपर चार्ज था, इन्होंने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी। कितने पुलिस वाले की? एक पुलिस वाले की। या 30 के 30 लोग एक पुलिस वाले की वर्दी फाड़ रहे थे? और अगर 30 आदमी एक पुलिस वाले की वर्दी फाड़ेंगे तो वर्दी बचेगी?
मतलब ये लुक्की फुटेगी, निकलेगी सिर्फ उसकी, मतलब क्या किस तरीके की चार्जशीट बना रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि कुल मिला के जानबूझ के इनको जेल में भेजना था, इस वजह से पूरा प्लान बिल्कुल किया गया। बिल्कुल जानबूझ के उनको जेल में भेजना था, इसीलिए ये इस तरीके का प्लान दिल्ली पुलिस ने किया। जिस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर देश में एक मांग चल रही है, FIR हो गई है, उसके बाद अरेस्टिंग की मांग, नुपुर शर्मा नहीं गिरफ्तार हुई, लेकिन जो मांग कर रहे हैं धीरे धीरे पूरे देश में सैकड़ों लोग हो गए हैं जो जेल में पहुंच गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसको एक साजिश देखता हूँ। अगर हमारी सरकार चाहती तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों को जेल भेज करके मामले को बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ख़त्म कर सकती थी और लोगों का कानून के ऊपर जो है विश्वास बनाए रख सकती थी। लेकिन ऐसा ना करके उसने क्या किया, एक आग को भड़काया। उससे दो बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो ये कि हिंदू मुस्लिम की जो डिवाइड हो रही है, आज कुछ लोग खड़े हैं कह रहे हैं नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं सपोर्ट में आ गए। तो उससे क्या हो रहा है, उनको पॉलिटिकल गेन हो रहा है, उनको पोलराइजेशन का गेन हो रहा है। दूसरी, जो इस तरीके के संघी मानसिकता रखने वाले लोग हैं सरकार के अंदर, उनको मुसलमानों के ऊपर कार्यवाही करने का एक अवसर मिल गया कि भाई ठीक है, कर ये धरने देते रहेंगे, हम इनको पकड़ पकड़ के अंदर करते रहेंगे, घर इनके डिमोलिश करते रहेंगे, इनको जिंदगी केस के अंदर गुजार देंगे। हमें पता है हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है। यूपी में आज कई सैकड़ों मुसलमान जो नौजवान हैं उनको जेल में डाला गया। बिल्कुल यही सिस्टम है कि ठीक है, ये तो एक अच्छा टूल मिल गया कि ये धरना देते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम इनको जेल में डालते रहेंगे। मेरी तो, अगर जैसा किसी मौलाना साहब ने एक कहा था कि जेल भरो आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वक्त जेल भरो आंदोलन का ही आ गया है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ अब संविधान और कानून बचा है जो देश में आजकल देखने को मिल रहा है? भाई मैं देखिए, आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप अपनी मांग नहीं कर सकते, तो क्या किस तरह से बिलीव किया जाए? देखिए अभी क्या है कि आज से पहले तक क्या था, मोदी सरकार आने से पहले तक, कि कोई भी आदमी होता था वो इनोसेंट होता था अनटिल अनलेस प्रूवन गिल्टी कोर्ट में। तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होता था कि भाई आप बताइए इसने क्राइम किया कि नहीं किया। अभी इसको दूसरे तरीके से देखा जा रहा है कि आप बताइए, पुलिस ने तो आपके ऊपर ये कह दिया कि साहब आप जो है सर के ऊपर हवाई जहाज लेके चल रहे थे, अब आप प्रूव करो कि आप नहीं चल रहे थे। अरे भाई आप देखिए ना, प्रूफ किसने करना है और क्या प्रूफ करना है। कुछ भी एक पंक्चर्ड स्टोरी लेकर के, एक लंबी चौड़ी कहानी लेकर के, इररिलेवेंट पेजेस का पुलंदा बांध के जज के सर पर रख दी जाती है कि लीजिए साहब ये है चार्जशीट। तो जज साहब कहेंगे कि भाई प्रूफ कर, तू इनोसेंट है। क्या ये कौन सी थ्योरी चल रही है अभी आज की तारीख में? ये पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से खोखला हो गया अंदर से, और एक तरफ बिल्कुल जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहा है। क्या ये साजिश है या प्लानिंग आपको लगती है कि मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जाए, उनको जेलों में डाल दिया जाए? बिल्कुल, ये एक हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं ऐसी जिसमें आप उसको डैमेज कर सके, डैमेज दे सकें। अभी क्या है कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, कभी उन्हें एक मौका मिल गया कि नौजवान निकलेगा इनका, वो उसको गिरफ्तारी की मांग करेगा, हम उसको कम से कम जेल में डाल सकेंगे ना। बाकी तो ये लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, बाकी चीज़ों में तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये बाकी लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, इनको जेलों में डालिए। आज जिस तरह से पूरे देश में हुआ है, अब न्यूज़ चैनलों में चल रहा है कि पत्थरबाज कहे जा रहे हैं, हिंसा वाले कहे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं जो हेडलाइन चल रही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये किस तरह से देखते हैं कि आप आवाज़ उठाना या इतनी बड़ी जो शान में गुस्ताखी की गई हुजूर के शान में, अब उसके खिलाफ बोलना भी अब गुनाह हो गया है, जो तुरंत उनको टारगेट किया जाने लगा है? आखिरी सवाल। देखिए, मैं एक आपका सवाल का भी जवाब दूंगा और एक एडवाइजरी भी दूंगा लोगों को जो इस तरीके के प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। बहुत ही संयम रख, मेरी ये एडवाइजरी। पत्थर तो कहीं से भी आते हैं, लेकिन आरोप मुसलमानों पर ही लगते हैं। फिर हम वो सबूतों को भी ले जाकर के कोर्ट में रखेंगे ना हम। तो क्या लगता है, माना जाता है? हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। देखिए, हमारा काम है कानून की लड़ाई लड़ना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना। पहले हमारे पास सबूत अगर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अब जैसे कानपुर दंगे में हमने देखा है कि किस तरह से पुलिस जो है पथराव कर रही है, वो वीडियोस निकल के सामने आ रही हैं। किस तरह कैसे पुलिस ठेले पे लेकर के जा रही है। अगर वो वीडियोस कोई जिस पर्सन ने खींची है, जिस पर्सन के मोबाइल से है, अगर वो आता है और कहता है कि मैं सबमिशन दूंगा कोर्ट के अंदर, मैं अपने मोबाइल में से ये वीडियोस कोर्ट को ट्रांसफर करूंगा, तो मैं उस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं वहां कानपुर जाने को तैयार हूं अपने एक्सपेंस के ऊपर, और मैं इंसाफ दिलाऊंगा और मिलके रहेगा इंसाफ। कौन रोकेगा? आखिरी सवाल, 30 सेकंड में हम जवाब जानेंगे कि अभी 13 तारीख जो कलीमुल हफीज है, सदर है, इनको 13 तारीख दी गई है। अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी चल रही है? 13 तारीख की क्या प्लानिंग? देखिए, कल सैटरडे संडे है, कोर्ट बंद है।
अभी हमारा जो बंद है सेकंड सैटरडे पड़ गया, और इसके अलावा क्या है कि अभी हम कुछ नहीं कार्यवाही कर सकते। अब जो भी कार्यवाही होगी वो 13 को ही होगी। अब 13 को हम दोबारा से जो हमारी आज बेल एप्लीकेशंस थी वो तो रद्द हो गई हैं, तो अब हम जो है फ्रेश बेल एप्लीकेशंस बनाएंगे कल बैठ करके, और मंडे उनको 30 की 30 फिर दोबारा से मूव क्या करेंगे। इतना बड़ा गुनाह था कि बेल रिजेक्ट कर दिया जाए? देखिए, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, क्लियर गाइडलाइंस हैं कि भाई जो आदमी ने जिसका जुर्म करा है और उसकी सजा अगर उसको होती है तो वो 7 साल से कम है, तो ऐसे आदमी को डिफॉल्ट बेल दे दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो हमने जज को बोला, तो जज ने हमसे बोला कहाँ है ऐसा ऑर्डर। वो ऑर्डर जो है 2013 में हुआ था, 2013 की, मतलब 9 साल पुरानी। नहीं, तो उन्होंने कहा है, तो हमने वो ऑर्डर को प्रिंट करवाने बच्चे को भेजा और जूनियर को अपने, और वो करके लेकर के नीचे से आया और ला करके हमने उसको सबमिशन में दिया कि ये है, और इसके पैरा के लास्ट तीसरे पैरा की चौथी लाइन पे ये लिखा हुआ है। हमने उसको रीड आउट करके, मैंने खुद से उसको रीड आउट किया। उसने पूरा हमारा 1 घंटे का आर्गूमेंट सुना, और 1 घंटे के आर्गूमेंट में एक भी क्रॉस क्वेश्चन जज का नहीं था। लेकिन अभी तक हमारे पास ऑर्डर भी नहीं आया है बेल कैंसिल होने का। ये बड़ी खास बात है। हमें कहा गया कि अब हम इंतजार करते रहे, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऑर्डर आपके व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप पर भी उन्होंने ऑर्डर नहीं भेजा है।